आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा जो 5 सूबों में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। कई सूबों में हो चुके हैं और अब राजस्थान और तेलंगाना बाकी है और 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसमें भी बीजेपी की तरफ से इस बार भी कहीं ना कहीं मोदी ही चेहरा हैं। तो क्या वाकई ये 2024 का सेमीफाइनल होगा और क्या इसमें बीजेपी कामयाब होगी? क्या कुछ है इस पर आइए बात करते हैं जेड के फैजान साहब, जो कि सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, इसके साथ ही एडवोकेट हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर हैं। और ख़ास बात यह है कि वो सोशल एक्टिविस्ट की किरदार भी अदा करते हैं। खैर मकदम है जेड के फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? ये सेमीफाइनल आप इसको मानते हैं और अगर मानते हैं तो इस सेमीफाइनल में क्या लग रहा है आपको? देखिए, सेमीफाइनल तो कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं इनके असरात यकीनन मुरतब होंगे। असेंबली के इलेक्शंस नहीं, सेमीफाइनल क्यों नहीं? सेमीफाइनल इसलिए कि आपने बिल्कुल लाके कगार पे खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है कि सेमीफाइनल और फाइनल करना है। नहीं तो इसके बाद कोई चुनाव भी नहीं है। नहीं, चुनाव नहीं है। 3 दिसंबर को जैसे ही नतीजा आएगा, मैं 24 की तरफ लोग बढ़ जाएंगे। मैंने सिर्फ लफ्ज सेमीफाइनल। अच्छा। नहीं, क्रिकेट का वक्त है ना, इसलिए जो अभी पनौती और क्या क्या क्रिकेट सब चल रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ सेमीफाइनल लफ्ज पे वो किया था। अदरवाइज इसके असरात तो मुरतब होने हैं यकीनन। असेंबली के चुनाव, अच्छा एक असेंबली के चुनाव तो है नहीं, क्योंकि कई 5 असेंबलीज के चुनाव है, इम्पोर्टेंट असेंबलीज है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और मिजोरम तो हो चुके हैं। अब राजस्थान में भी कल होने वाला है और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ तेलंगाना में। जी। तो जो है इसके असरात तो यकीनन पार्लियामेंट पे मुरतब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ रिजल्ट भी कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पर ही आने वाले हैं। नहीं, क्या लग रहा है, क्या क्या तस्वीर जो है, जो खबरें और जो तमाम तज्जिया जो मुझे लग रहा है, तमाम चीज़ों को देखने की, उस पूरा टोटल सिनेरियो है उस पर गौर करने के बाद कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज मध्य प्रदेश और कांग्रेस जो रिपीट करने जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। मिजोरम जो है वहाँ भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बता रहे हैं बड़ी अच्छी पोजीशन है, जो रिपोर्टें आ रही हैं हम जो है कांग्रेस की तो कह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस इज गोइंग टू रिपीट। हाँ, वही वो कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा, हाँ जी, वही। अब राजस्थान में थोड़ा नस्ल है तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि बहरहाल उस पे एज जो है वो कांग्रेस को एक चेहरा जो जब लोकसभा की बात आती है भी, जी, तो चेहरे की बात आती है कि अपोजिशन पास कोई चेहरा नहीं है। राजस्थान में जब पूछा जाता है कि आपका चेहरा नहीं, तो कह रहे कमल चेहरा है। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? मतलब एक तरफ चेहरा और दूसरी तरफ बेचेहरा, पर्दा बेपर्दा, क्या है ये? नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में ये बात सही है कि कोई चुनाव तो चुनाव होता है, विधायक। जी। नहीं, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, चेहरे की। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब 2024 बात आती है, भाई अगर चेहरे की ही बात कर रहे हैं मुमताज साहब, समझे आपने, तो राजस्थान का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के पास तो चेहरा गहलोत है, वही मैं कह रहा हूँ। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, कह रहे कमल चेहरा है। तो राजस्थान में कमल चेहरा है, मध्य प्रदेश में शिवराज चेहरा, ये क्या है? मगर बीजेपी जो है जब इसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव की बात आती है तो फिर ये सवाल क्यों करती है कि अपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है? वही है ना। वहाँ कमल चेहरा दिखाती है और यहाँ अगर ये कहते हैं कि हमारा चेहरा इंडिया है, अब जिसको जीतेंगे इंडिया है चेहरा, तो उसके बाद ये यहाँ तो चेहरे की बात करते हैं कि हमारा चेहरा कमल है, लेकिन जब यहाँ अपोजिशन इंडिया चेहरा की बात करता है कि हम चुन लेंगे, तो कहते हैं नहीं साहब, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो इनके पास देखिए, पार्लियामेंट के अंदर मोदी चेहरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो यूपी कह रहा हूँ, जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, इसके असरात यकीनन मुरतब होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के बीजेपी को यहाँ हार होगी और उसके पॉजिटिव असरात जो हैं राजस्थान में भी हार सकती है। राजस्थान में हार सकती है, मुझे ऐसा लगता है। या हो सकता है वहाँ पे जो खबरें आ रही है कि वहाँ जो निर्दलीय, जिसको आजाद उम्मीदवार कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, ऐसा लग रहा है। What I expect that after all Congress is going to form the government, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। वो कुछ ठीक है, अगर कुछ कम पड़ जाए, तेलंगाना अगर कुछ फर्क पड़ जाएंगे तो
तेलंगाना में कहना अभी मेरे हिसाब से मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस तो बहुत ज्यादा हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केसीआर को इतना कम करके बहरहाल नहीं देखना चाहिए। और उसमें एआईएम की भी जो भूमिका कहना चाहिए वो भी काफी इसके अंदर रहेगी। नहीं तो, लेकिन वो तो बहुत 9 सीटों पर है या सब ठीक है। लेकिन ये जो सीटें हैं जैसे मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़, यहाँ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जो है वो बहरहाल मैं उसको देखता हूँ कि वो सरकार उसी की बनने वाली है, ऐसा मेरा। नहीं तो अगर सरकार बनती है तो जाहिर है कि फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत वाले में जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो इसके असेंबली के चुनाव होंगे इसके असरात पार्लियामेंट पर मुरतब होंगे। मगर इनके पास देखिए ऐसा है, बीजेपी जो है टोटल उसकी जो सियासत है वोट की वो है कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन, और कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं। असेंबली के चुनाव में भी उन्होंने किया है, इससे पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था उसमें भी किया था। लेकिन देखिए कर्नाटक में उनका सारे का सारा एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन सब फेल हो गया और आखिरकार कांग्रेस पार्टी वहां जीती। मेरा अपना ख्याल ये है असेंबली के चुनाव में भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे असेंबली के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, दूसरी असेंबलीज रियासतें जहाँ पर इलेक्शंस हो नहीं है वहां भी इस तरह का काम करते हैं कि उत्साह से मैसेज वहां पर जाए। जैसे अब यूपी के अंदर ये हलाल वगैरह का चक्कर क्या है, ये कोई मसला है बैठे बैठाए बेमतलब, लेकिन ये कि अब वो जो है ताकि उसका जिक्र आए तो वहां पर उसका फायदा मिले। ऐसे ही उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो चाहता बोलता है, आसाम वाला जो चाहे बोलता रहता है, फ्री है। तो ये सब कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन का ही एक है मामला। जो एक शोषा उठाया था कि भाई हम महिलाओं को 33% देंगे और सब है, लेकिन अभी जब रिपोर्ट आई तो ये जो चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी ने तो 15% भी नहीं दिया। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब नारे हैं, स्लोगन हैं। और आपको पता है कि बीजेपी तो यूं भी स्लोगन देने में आगे है और मोदी जी झूठा स्लोगन देने में सबसे आगे। अच्छा, कई चीजें ये लेकर के आए, अगर बात करें कि लव जिहाद ले आए जी, लैंड जिहाद ले आए जी। और सिविल जिहाद भी ये ले आए थे कि सिविल सर्विसेज वाले मामले का यूपीएससी जिहाद ले आए, यूपीएससी जिहाद। अब जो ये हलाल जिहाद भी मतलब ये क्या इसको आम लोग कैसे इसको, अब ये मजाक का पहलू नहीं बनता जा रहा है? सब नहीं, मजाक का पहलू तो बन रहा है, लेकिन ऐसा है इनका जो एक स्लोगन हिंदू राष्ट्र का है उस स्लोगन के नीचे सारी चीजें दब जाती हैं। और यकीनन एक तो अपने भक्त जो इनका हैं उन भक्तों को ज्यादा एक्टिव करते हैं, समझा आपने, अपने स्लोगन के जरिए वो भक्त जो है वो दूसरों में जाकर के इनके स्लोगन को पहुंचाते हैं और खुद वो अपने आप में मजबूत होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके असरात भी मुरतब होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए वो उसी एक्सप्लॉयटेशन के जरिए काम करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए, नहीं मतलब आप तो खुद उसमें देख रहे हैं कि अब जैसे अयोध्या है, राम मंदिर का मसला, अब वो कितना भी जाकर के वहाँ राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ उसमें इनको हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं तो अभी ईस्टर्न यूपी के अंदर था, कई जिले में था, वहाँ देखा, मैं तो ग्रास रूट पे लोगों से मिलता हूँ, तो ये राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं, वो सब रहा नहीं। तो ये नए नए मुद्दे ला रहे हैं, इसलिए कि इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, आपने। और मैं असल में मैं क्या है मैं जो अपोजिशन है, अपोजिशन लीडरशिप है जो अभी इंडिया बना है, उनके लीडरों से कहना चाहता हूँ कि आपको खुल करके एक जो हिंदुत्व का स्लोगन है इनका, कहना चाहिए कि कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन अकेला जरिया इनका है, तो उसके खिलाफ इनको, अब ठीक है राहुल गांधी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बीच में कमलनाथ जी अपनी बंसी बजाने लगते हैं तो उसके नेगेटिव असरात होते हैं। फिर ठीक है, एक रात दो लोग दो होते हैं, कुल मिलाकर के इनको हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। खाली बीजेपी मतलब मैसेज सेकुलरिज्म का एक मजबूत। अभी जो मैं कहना चाहता हूँ मुंता साहब कि बीजेपी को बुरा कहना एक चीज है, समझा, उसकी कम्युनल पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, आप सावरकर को, हेडेवार को, फला को, ढेका को, ये सब चीजों को, लेकिन आप खुद अगर साफ हिंदुत्व की बात करेंगे, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब भी आप हिंदुत्व की बात करेंगे, सॉफ्ट नहीं वेरी सॉफ्ट, उसका फायदा मोदी को मिलेगा। आप हिंदुत्व के स्लोगन से आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, ये नहीं कर रहे हैं। अब आपको देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, कितनी ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों की है और क्या उनका रोल है? इरेलेवेंट है कहने के लिए कि साहब इरेलेवेंट हो गए हैं, इरेलेवेंट बिल्कुल नहीं हो गए हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कम और ज्यादा की बात होती है। ये इंडिया इतिहास है, इंडिया के स्टेज पर कई उनके पटना में हुआ, बम्बई में हुआ, मीटिंगें हुई ना इनकी,
कोई नजर आया, कोई चेहरा तो बनाया जाता है ना। ये डर कौन सा है, क्यों इतना ही डर गए? क्या इनको लग रहा है कि 20% मुसलमानों के या 20 करोड़ उनकी नुमाइंदगी जो है, एक जहन में इनके बात आ गई है। मैं वही तो कहता हूँ, इससे निकलना पड़ेगा कि साहब हम अगर हिंदुत्व के खिलाफ की बात नहीं है, हिंदुत्व का जो गलत तरीके से प्रचार करके ये वोट अपने फेवर में करने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ना होगा। उसके खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं, ये है मामला। उनको ये बताना पड़ेगा। एक भी लीडर अपने मन से कहता है, मुझे बताइए आप, कि तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र बना करके तुमको क्या मिलेगा? मैं आपको बताऊं, मेरा अपना असेसमेंट है मुमताज साहब कि ये हिंदू राष्ट्र दिमाग में घुसा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो समझ पाया हूँ, मैं जो देख रहा हूँ और ग्रास रूट लेवल पे देख रहा हूँ। मैं तो गांव में बैठ करके लेबरों में बात कर, हिंदुत्व उनके दिमाग, हिंदुत्व भरा हुआ है। और हिंदुत्व के से आगे बढ़ करके कि हिंदुस्तान मोदी जी रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ, ये उनको लग रहा है। लेकिन ये तो कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब मेरा कहना ये है, नहीं, बड़ी तादाद सोच रही है। ये कैसे कह दिया आपने? ये बड़ी तादाद सोच रहा। दिल्ली की बात मत करिए, वोट जहां रहता है उसकी बात करिए। बहुत बड़ा वोटर है जो इसके दिमाग में ये चीज है और वो समझता है कि मोदी रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इनको बताना पड़ेगा, जो एक भी लीडर अपने मंच से इस टॉपिक को नहीं छूता कि तुम हिंदू राष्ट्र की बात सोचते हो, हिंदू ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बना करके वो कौन सा काम है जो करेंगे, जो आज नहीं कर पा रहे हैं? मुझे बताइए आप। नहीं, मैंने तो एक जगह डिबेट में ये बात कह दी थी कि साहब ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि आज जमुना गंगा साफ हो जाएंगे। सिर्फ इसी की बात कर ली, क्योंकि जब ये आए थे तो कितना बड़ा हंगामा, 10 साल तो हो गए। जमुना आज भी उसमें फेनी गंदगी, और गंगा आज देख लीजिए। तो मतलब सिवाय बेवकूफ बनाने के तो, लेकिन अपोजिशन इसको नहीं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। इसको उठाना चाहिए मंच से, कहना चाहिए कि भाई हिंदू राष्ट्र का जो स्लोगन बीजेपी दे रही है वो खोखला है। और ये साफ तौर पर बात करनी चाहिए मजमे से कि तुम मुझे बताओ कि हिंदू राष्ट्र बना करके इनसे पूछो कि क्या काम करेंगे। आपको मुमताज आलम रिजवी का बस पे चलना और ट्रेन पे चलना रोक देंगे, हवाई जहाज पे चलना रोक देंगे, या 25 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में फेंक देंगे। मतलब करेंगे क्या? आज भी आप जाइए, जब सरकार आज तो बीजेपी की है, इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की थी, और दूसरी पार्टियों की जनता पार्टी की सरकार, सुनिए, जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग सरकारें थी। आप जाकर के देख लीजिए कि हर थाने में मंदिर मिलेगा, हर ब्लॉक के ऑफिस में मंदिर मिलेगा, हर बिजली के दफ्तर में मंदिर मिलेगा। आप यहीं बैठे हैं दिल्ली में, आप इस वक्त हर सरकारी प्रोग्राम नारियल फोड़ के होता है, दिया जला के होता है। तो ये क्या चीज है जो आप, जितने असलहे बने बड़े बड़े, वो मंगल और किसी का क्या सब तो ये इंद्र और ये सब आप नारियल फोड़े करते हैं, वो कौन सी चीज है? इनको एक सवाल उनके करना चाहिए और क्या करोगे जो नहीं हुआ है। एग्जैक्टली ये सवाल एक भी कोई लीडर पूछता नहीं है, समझा आप? अच्छा, फिर भी और सुनिए, और जो डर उनको महसूस होता है कि अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे तो जो हिंदू वोट है, हिंदू मुस्लिम अच्छा ही लगता है, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है, वो हिंदू वोट हमसे नाराज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद चढ़े थे, मुलायम सिंह को वोट मुलायम सिंह खिसका था? नहीं खिसका था ना। तो जो मायावती का वोट है, मायावती के साथ सरकार बना ली, सुनिए, पार्टी खड़ी कर ली। एग्जैक्टली, मायावती का वोट मायावती के साथ रहेगा। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है जो वो कांग्रेस के साथ रहेगा। लालू का ट्रेडिशनल, कहने का मतलब सबके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पड़ता। और जब साफ हिंदुत्व की बात ये डर रहे हैं कि इनके अंदर खुद जो है कुछ ऐसा बैठा हुआ है। नहीं, देखिए वो ऐसा है, साफ तो कोई भी नहीं है, समझा आपने? हर पार्टी में परसेंटेज है, कहीं पर कांग्रेस में कई बार ऐसे लोग निकले, ऐसा नहीं है। कैसे? ऐसे जैसे बीजेपी के कमलनाथ का क्या है? कमलनाथ वो बाबा जो हिंदू राष्ट्र का स्लोगन लगा रहा है, उस बाबा का प्रोग्राम करवाता है उनका लड़का, और बाबा के यहाँ ये खुद जाते हैं मंदिर में मिलने के लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं, नहीं, जाना मंदिर तो भाई ठीक है, आप पूजा करिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन निकल करके उस बाबा के नहीं कह रहे हैं हमने नहले पे दहला मारा। नहीं, बाबा मंदिर से पूजा करने के बाद जब निकलते हैं तो बाबा सोफा पर विराजमान है, पैर फैला करके, और ये जमीन में बैठे हुए हैं। तो ये जो है
इससे क्या मिस जाता है? लेकिन कह रहे हैं हमने नहले दहला मारा और उसके बाद बागेश्वर धाम खत्म भी हो गए। बीजेपी जो गोद में लिए घूम रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं। ये दिल बहलाने की अच्छा बातें हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और जरके फैजान साहब जी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब, जी और अब 5 साल बाद जब 24 में होने जा रहा है, अब जी क्या डिफरेंस लग रहा है? इसमें कितना जो है एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, या क्या क्या डेवलपमेंट क्या लग रहा है आपको? और ये जो इंडिया है, ये 19 में जो चुनाव हुआ था उसमें और इसमें कोई फर्क पड़ेगा? मुमताज साहब ऐसा है, असेंबली के चुनाव जो होते हैं, समझा आपने, हम्म। उनके लोकल फैक्टर्स भी जो स्टेट के हैं काम करते हैं, और नेशनल फैक्टर्स के साथ साथ ज्यादा फैक्टर स्टेट लेवल के जो हैं वो काम करते हैं। तो अभी तो चुनाव असेंबलीज के हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए असेंबलीज के, 2019 के बाद जो हुए असेंबली के चुनाव हुए, जितने भी हुए हैं। अब पार्लियामेंट का चुनाव अभी होने वाला है। जब पार्लियामेंट का चुनाव अब होगा तो उसके सिनारियों में मुझे कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे कोई बहुत ज्यादा 2019 में जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, तो मैं अभी इस आज की तारीख में जो आपसे बात कर रहा हूँ, असेंबली का चुनाव के रिजल्ट आते हैं, उसके बाद क्या उसके असरात मुरतब होते हैं, यकीनन कुछ अगर कांग्रेस पार्टी के हक में आता है रिजल्ट, तो यकीनन उस पर पॉजिटिव असरात इनके फेवर में मुरतब होंगे, बीजेपी को चीज निगेटिव। लेकिन कई महीना है, और उसके बाद जब अभी चीजें चेंज, तब फाइनल सिनारियो आएगा। 2019 और 2023 की आपने बात की ना, जो चुनाव अब 24 आ रहा है, 24 में चुनाव पार्लियामेंट का होगा। मुझे 19 और 24 के सिनारियो में बीजेपी का जहां ताल्लुक है, पार्लियामेंट के ताल्लुक से मुझे कोई जाती तौर पर कोई चेंज बहुत नजर नहीं आ रहा है। मतलब अभी वैसे ही है, बिल्कुल फ्रैंकली बीजेपी जो है स्ट्रांग है बिल्कुल पार्लियामेंट के लिए, और अभी अपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पाया। अभी नहीं हो पाई। क्या क्या इसकी वजह है, इतना तमाम एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद? क्योंकि रोजगार का एक बड़ा मसला है, डेवलपमेंट का एक बड़ा मसला। जी फिर वो रिपीटेशन होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, इनको उनके इस स्लोगन को काउंटर करना पड़ेगा खुल करके, कि इनका पीछे पीछे नहीं चलना पड़ेगा। नहीं कि इनका हिंदुत्व का नहीं, क्या लग रहा है आपको, ये पीछे पीछे उनके जा रहे हैं क्या? पीछे नहीं, ये पता नहीं कहाँ से इनको एक डर और खौफ बैठ गया है, और इनके लोग इनको बताते हैं, हर पार्टी के लोग अक्सर बयानात आते हैं कि भाई अगर आप इस तरह की बात, अच्छा खबरें भी आपके पास हैं, मेरे पास तो हैं, कि इनके जो लीडर के गिर्द घूमने वाले लोग हैं, उनके अपने लोग, वो कहते हैं साहब ज्यादा खुल के बोलेंगे तो हिंदू वोट आपसे कट जाएगा। लेकिन कैसे? आप देखिए, एक मिनट, मिसाल तौर पर 2 जगह भी चुनाव हो रहे हैं, एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान। कमलनाथ जिस तरीके से बोल रहे थे, गहलोत तो नहीं बोले। गहलोत तो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उन्होंने अच्छा मैनिफेस्टो जारी किया। तो मतलब क्या नहीं, तो गलत, ये गलत इनके मतलब एक आप देखिए, दोनों कांग्रेस के, हाँ। एक डर रहा है, उसको सोच रहा है कि इससे हम छू लेंगे, और दूसरा जो है वो अपना डेवलपमेंट सोच रहा है। तो ये क्यों इतना? डेवलपमेंट की बात तो करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं इस बात की बार बार रिपीटेशन हो कि इनको उस पर अटैक करना पड़ेगा, और ये सवाल जनता में करना पड़ेगा कि भाई ये नारा खोखला है, क्योंकि उसी नारे, देखिए होता क्या मुमताज साहब, इंसान की साइकोलॉजी समझिए, हम आपसे किसी वजह से खुश हैं, तो आप अगर आपके पैर में थोड़ा लग्जिश है तो हम उसको अदा कहेंगे, और अगर हम नाराज हैं तो आपको लंगड़ कह देंगे। आप समझ रहे हैं? हिंदुत्व का नारा जो है, और उससे आगे बढ़कर के जो इन्होंने दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो उनके दिल दिमाग पर बैठा हुआ है। उसका काउंटर जब तक नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप देखिए, हम तो देखते रहते हैं कि होता क्या है कि सब बात करेगा, एंटी इनकम्बेंसी की बात इस्तेमाल किया आपने ना, वो सारी बात करेगा कि ऐसा है वैसा है फला है, बड़ी महंगाई हो रही है। लेकिन क्या करें, वो जो आप कहिए कि भाई मोदी जी, अरे भाई मोदी जी ना होते तो और महंगा होता। आप कहिए कि साहब कोरोना में इतने लोग मर गए, बड़ा मिसमैनेजमेंट था, अरे साहब मोदी जी ने होते तो और कई लाख मर गए होते। अब इसका ये क्या है? ये वो चीज है कि उसको मोदी जी अच्छे लगते हैं, विकास नहीं, लेकिन क्या है, ये कहने वालों की तादाद ज्यादा है क्या भाई? ये कहने वालों की तादाद अगर बहुत मान लें, जो वोटर्स हैं, तो 40% तो हैं, 60% तो अभी भी जो है ऐसा नहीं मानते हैं। तो वो जो 60% है ना, वो डिवाइडेड है ना, उन्हीं का ये जो इलेक्शन। नहीं तो क्या इंडिया आपको नहीं लग रहा कि 24 तक ये ऐसे ही एक और स्ट्रांग होंगे? नहीं, ऐसा है, इंडिया ने कई मीटिंगें की, आगे बढ़ रहा है इंडिया, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चुनाव के बाद जो असेंबली के होने वाले हैं, जिसका 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद इस सिनेरियो क्लियर होगा
मेरा अपना ख्याल है कि इंडिया, मतलब जो आपका कहना है कि एक डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव हो करके और उसका काउंटर जो कर तब ये जो है कोई बात बनेगी। अगर डिफेंसिव होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल 19 जैसा 24 में भी हो जाएगा। अब देखिए, सुनिए, अभी इतने करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, मुझे बताइए कि जब इंडिया के कई मीटिंगें हुई, कोई चेहरा नजर आया मुसलमान का? एक सवाल है कि नहीं? तो वो आम मुसलमान सवाल करता है इसको, नहीं तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो या वही इनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? ऐसी किसी को चेहरा बना के तो पेश करना पड़ेगा। अब मैंने 77 में इंकलाब आया, कोई चेहरा नहीं था तो इमाम साहब ही चेहरा बन गए थे। इमाम साहब चेहरा थे भाई उस वक्त। आपने एक नजर मतलब कोई तो मतलब लाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, इनके 3 इंडिया के इजलास हुए हैं, ये तो 3rd में नाम आया ना इंडिया। उस किसी में भी कोई मुस्लिम लीडर नजर आया आपको? क्या मुसलमान लीडर बिल्कुल ही नहीं है? और लीडर तो बनाया जाता है जब आप किसी को वहां ले जाएंगे। मतलब आखिर में हम ये कह लें कि सेमीफाइनल जहां से हमने गुफ्तगू का आगाज किया, कांग्रेस पार्टी सुनिए, कांग्रेस पार्टी मान लीजिए, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, अब वो सलमान खुर्शीद को अगर अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए वहां खड़ा कर देती, सलमान खुर्शीद चेहरा नहीं है, क्या कमी है भाई? बिल्कुल, तो ये है मेरा कहने का। नहीं बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सिनारियो जो है जी। ये पार्लियामेंट का जो है, अभी असेंबली चुनाव के बाद ही पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल लास्ट तक चलता रहता है, लेकिन काफी कुछ क्लियर होगा। लेकिन मैं वो बात हमेशा कहता हूँ कि इनको उस हिंदुत्व के हिसाब से बाहर निकलना पड़ेगा और डिफेंसिव नहीं होना पड़ेगा, बल्कि ऑफेंसिव करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये थे हमारे साथ ZK फैजान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को, इंडिया को डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होना पड़ेगा और ये सेमीफाइनल भले ही न हो, लेकिन इसका असर जो 5 राज्यों में हो रहा है, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो उसका असर बहरहाल इस इलेक्शन पर पड़ेगा। 3 दिसंबर के बाद कैसी सियासत होगी 2024 को लेकर के, इस पर हम फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।